नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका हमारे खास साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम में, अर्थात की नई किस्त के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर आ गए हैं अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान सर से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज इकोनॉमिकम में क्या कुछ खास होगा। सबसे पहले चर्चा अर्थात पर, फिर आपके सवालों के जवाब, आपकी इनकम की बात, इसके बाद किस्तों के सिक्के की झलक, क्या लिखा है इस बार अंशुमान जी ने, और चलते चलते एक खास वेब सीरीज को जानेंगे जो वो सजेस्ट करना चाहते हैं हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज अर्थात का विषय क्या है। अब क्योंकि ये मौसम बजट का है, बजट चर्चा में है, तो अर्थात की चर्चा भी बजट को छूती हुई गुजरेगी। और ये चर्चा है बजट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो है टैक्स। दरअसल टैक्स को लेकर भारत में कुछ स्थायी अवधारणाएं हैं। मसलन भारत में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, भारत में अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगता है, सरकार गरीबों से कम टैक्स वसूलती है, आदि आदि। लेकिन आप यकीन मानिए, आप इस अर्थात को सुनिए, देखिए, समझिए और आपको टैक्स से जुड़ी कुछ बहुत चौंकाने वाली जानकारियां सामने आएंगी, आपको मिलेंगी। और वो भी ऐसे कोरी जानकारियां नहीं मिलेंगी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में जैसी आती हैं। आपको मिलेंगी ये जानकारियां तथ्य के साथ, आंकड़ों के साथ। शुरू करते हैं आज का अर्थात। सर, सबसे पहला सवाल, टैक्स पर चर्चा जरूरी क्यों है? इकोनॉमिकम में आप सारे दर्शकों का स्वागत है। शुभम, आपका भी स्वागत है। जैसा शुभम ने आपसे कहा कि टैक्स को हमने इस बार इकोनॉमिकम के विषय के तौर पर क्यों चुना, और ये शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये इस इकोनॉमिकम के तथ्य और संदर्भ को समझना। भारत में आम तौर पर एक स्थायी तौर की अवधारणा बनी हुई है, जिसे भारत में कुछ में माना जाता है कि लोग भारत में टैक्स पे नहीं करते। भारत के लोग आमतौर पर टैक्स चुकाने में कमज़ोर हैं। भारत के कुछ गिने चुने 3-4 करोड़ इनकम टैक्स पेयर ये समझते हैं कि पूरा देश उनके कंधों पर टिका हुआ है, उनके ही खर्चे से देश चलता है, वही जो टैक्स देते हैं उसी से देश चलाया जाता है। ये सारी अवधारणाएं हमारे पास हमें टैक्स सिस्टम को समझने में हमारी समझ को दूषित करती हैं और हम नहीं समझ पाते। और इसलिए आज जब हम बजट के करीब खड़े हुए हैं, बजट हमारे सामने है या बजट आपके सामने पेश हो रहा होगा, आप हमारे लिए देश में यह जानना ज़रूरी है कि इस सवाल का जवाब कि भारत के टैक्स सिस्टम में ऐसा क्या है। क्या भारत के लोग कम टैक्स देते हैं? क्या भारत में कम टैक्स लगाए जाते हैं? क्या भारत में सरकारें ज़्यादा दयालु और उदार हैं टैक्स लगाने में? ये समझते हैं। सबसे पहला सवाल, और इसलिए टैक्स पर चर्चा क्यों ज़रूरी है शुभम, क्योंकि एक बहुत बुनियादी सवाल राजनीतिक अर्थशास्त्र का, पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक बहुत बुनियादी सवाल है कि कोई भी सरकार किसी देश के लोगों के लिए कितनी अच्छी साबित हुई, इसे मापने का सबसे आसान तरीका क्या है। जिस सरकार को आपने चुना, सत्ता में भेजा, बार बार आप चुनाव में सरकारें चुनते हैं राज्य और केंद्र में, वो आपके लिए, उस देश के लोगों के लिए कितनी अच्छी साबित हुई, इसको मापने का सबसे आसान तरीका क्या है। इसकी पैमाइश का जो राजनीतिक अर्थशास्त्र का फार्मूला है वो 3 कारकों पर बनता है। इन 3 कारकों को जोड़ लीजिए और इसके बजाय उसके सामने उस सरकार की कामयाबी या सरकार लोगों के लिए कितनी अच्छी है, इसकी नापजोख आप कर सकते हैं। पहला फार्मूले का पहला कारक है कि उस देश के लोग अपनी कमाई और खर्च के अनुपात में कितना टैक्स पे करते हैं। और जब हम कितना टैक्स पे करने की बात करते हैं तो हम सारे टैक्स शामिल करते हैं, जिसमें इनकम टैक्स है, जिसमें जीएसटी है, जिसमें कस्टम ड्यूटी है, जिसमें ज़मीन मकान के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाला टैक्स है, बिजली आदि पे लगने वाला टैक्स है। क्योंकि इस टैक्स के सहारे ही ये तय होता है कि उस देश मुल्क में ज़िंदगी जीने की लागत क्या है। यानी किसी देश के लोग जितना कमाते और खर्च करते हैं उसके अनुपात में वो कितना टोटल टैक्स पे करते हैं, कमाई पर, खपत पर, विभिन्न सेवाओं पर। पहला पैमाना। दूसरा पैमाना कि किसी सरकार के कार्यकाल में उस देश के लोगों की कमाई ज़्यादा बढ़ी या उनकी ज़िंदगी पर टैक्स का बोझ ज़्यादा बढ़ा। दूसरा पैमाना है जिसमें भीतर जाकर आप समझने की कोशिश करते हैं कि किसी एक निर्धारित कालखंड में, जिसको भी आप चुनते हैं, उसमें उस देश के लोगों की इनकम में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई या उनके ऊपर लगने वाले टैक्स का बोझ ज़्यादा बढ़ा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, किसी सरकार की सफलता या देश या लोगों के प्रति राजनीतिक अर्थशास्त्र की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पैमाना ये कि सरकार ने जो टैक्स वसूला, सरकार को जो टैक्स लोगों ने चुकाया, उसके बदले उस देश के लोगों की ज़िंदगी कितनी सहज, कितनी आसान और कितनी सुविधाजनक बनी। यानी जिन चीज़ों के लिए उन्होंने टैक्स दिया, उनकी वापसी के तौर पर सरकार ने उन्हें क्या दिया। आप ये 3 बिल्कुल अनोखे तरीके के कारक सुनकर चौंकेंगे, और चौंकना स्वाभाविक है। लेकिन टैक्सों के संदर्भ में जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो किसी भी सरकार की कामयाबी को नापने का यही फार्मूला है। इसी के फार्मूले के जरिए आप नाप सकते हैं कि वो सरकार कितनी कामयाब रही। और इसकी वजह यह है कि जो टैक्सेशन का सबसे करीबी इतिहास हमारे आसपास का है, हमने जो सबसे ताज़ा इतिहास देखा है पिछले 50-60 सालों का,
उसमें जिस तर्क की रोशनी में टैक्सों को जायज माना जाता है, जिस रोशनी में माना जाता है कि सरकारों का टैक्स लगाना अपने लोगों के ऊपर जायज और उचित है, और इसी आधार पर सरकारों से टैक्स के हिसाब मांगे जाते हैं जो उनको पूरी दुनिया के संसदों में अलग अलग जगह पेश करने पड़ते हैं, चाहे भारत की संसद हो या ब्रिटेन की हो, जर्मनी की हो या अमेरिका की हो। उस संदर्भ में यही 3 ऐसे पैमाने हैं जिन 3 पैमानों के आधार पर टैक्स की पूरी बहस, टैक्स की सफलता, विफलता और टैक्स से मिलने वाले फायदों का आकलन किया जाता है। तो हम अपनी यात्रा यहां से शुरू करते हैं इन 3 पैमानों पर, तब हम देखते हैं कि भारत की टैक्स की व्यवस्था कैसी है। तो चलिए, आपने बात करी है इतिहास की, तो चलिए इतिहास से ही शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझना शुरू करते हैं टैक्स लगने की शुरुआत हुई कहां से आई ये टैक्स की प्रथा पूरी। हम लंबे इतिहास के किस्से में नहीं जाते, लेकिन चूंकि हमने आपको ये जिक्र किया है कि टैक्स लगने का जो सबसे करीबी इतिहास है वो टैक्स को जायज ठहराने के जो तर्क देता है लोकतंत्रों में या व्यवस्थाओं में, इसलिए हमें थोड़ा सा कुछ मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए थोड़ा पीछे चलकर समझना ज़रूरी है। टैक्स का इतिहास ज़बरदस्त रोमांचक है, पूरी दुनिया में टैक्स का इतिहास रोमांचक है। जो लोग मनी 9 का ऐप देख रहे हैं, मनी 9 सब्सक्राइब करते हैं, उनको टैक्स के इतिहास से जुड़े हुए तमाम किस्सों के सिक्के की सीरीज़ में मिलते रहते होंगे। पहले राजाओं ने युद्ध के लिए टैक्स लगाए, युद्ध के लिए सेना फिनांस करने के लिए टैक्स लगाए। उसके बाद उपनिवेशवाद के दौरान में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपने युद्ध के इंतजामों के लिए, अपने खजाने भरने के लिए लोगों की कमाई को निचोड़ा, और इसलिए दुनिया में कई बड़ी बगावतें टैक्स के खिलाफ ही हुई। दुनिया में कई बड़ी क्रांतियां टैक्स को लेकर हुई, चाहे वो फ्रांस की क्रांति ले लें या अमेरिका में ब्रिटिश रूल के खिलाफ होने वाली क्रांति ले लें, बहुत सारी क्रांतियाँ टैक्स को लेकर ही हुई। काफ़ी 17वीं सदी में तो टैक्स के कारण एक ऐसी बगावत हुई कि गुस्साए लोगों ने ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स की हत्या कर दी टैक्स लगाने के कारण। लेकिन जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पूरी कत्लो गारत खत्म हुई, दुनिया को ने युद्ध से अपने आप को वापस निकाला और एक सभ्य और सम्मानजनक ज़िंदगी जीने की तरफ दिशा शुरू किया गया, तब ये माना गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है टैक्स के संदर्भ में हमारे लिए समझना ज़रूरी, क्योंकि भारत के संदर्भ में ये बहस अब होनी ही चाहिए, ये चर्चा उठनी ही चाहिए। तब दुनिया में माना गया कि टैक्स एक ऐसा रास्ता है जिससे संपत्ति का पुनर्वितरण किया जा सकता है, जिसको कि इकोनॉमिक्स की भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। यानी ये कहा जाता था कि ये इस सिद्धांत के आधार पर टैक्स जायज माने गए कि इससे अमीरों पर टैक्स लेकर उसके बदले उस टैक्स की राशि से सुविधाएं गरीब लोगों को दी जाती हैं, और इसलिए सरकारों को यह काम करने वाली, इस संपत्ति का पुनर्वितरण करने वाली एजेंसी के तौर पर चुना गया, जिनका चुनाव किया जाता है। वो टैक्स वसूलती हैं और उस टैक्स के बदले जो लोग टैक्स पे कर सकते हैं उनसे टैक्स लेकर वो लोग जिन्हें तमाम सुविधाओं और सेवाओं की जरूरत है उन्हें दी जाती है। और इसलिए टैक्सेशन को पूंजीवाद के संतुलन के तौर पर माना गया कि जो पूंजीवादी व्यवस्था हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले पूरी दुनिया में दिखती, भारत में भी दिखती, उसे संतुलित करने के लिए टैक्स बहुत ज़रूरी थे। खासतौर पर अगर थोड़ा सा पीछे जाएँ तो हमें पता चलेगा कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में पहली बार पब्लिक एक्सपेंडिचर की राह दिखाई गई, जहाँ पब्लिक एक्सपेंडिचर शब्द का इस्तेमाल हुआ, यानी सरकारें टैक्स लगाकर संसाधन जुटाती हैं और उसके बाद उससे बहुत सारी सेवाएं मुफ्त में या कम कीमत पर देश के लोगों को उपलब्ध कराती हैं। और इस पब्लिक एक्सपेंडिचर की रोशनी में, फिर ध्यान देना जरूरी, इस पब्लिक एक्सपेंडिचर की रोशनी में, संपत्ति के पुनर्वितरण की रोशनी में, वेल्थ के रिडिस्ट्रीब्यूशन की रोशनी में पूरी दुनिया में टैक्स को जायज माना जाने लगा। नहीं तो टैक्स आमतौर पर सरकारों की नाजायज व्यवस्था के तौर पर इतिहास में दर्ज हैं, जिसके खिलाफ काफ़ी बगावतें होती रही हैं। अब इतिहास के सर्वमान्य सिद्धांत शुभों में बताते हैं कि जो इतिहास हमारे सबसे करीब का है वही हमारे लिए सबसे उपयोगी है। जो बहुत पुराना इतिहास है, आज से 1500-2000 साल पुराना इतिहास, उसकी हमारे लिए कोई बहुत उपयोगिता नहीं है। तो इसीलिए जो हमारे सबसे करीब का इतिहास है, पिछले 50-100 साल का टैक्सेशन का इतिहास है, जहाँ से टैक्स आते हैं दुनिया में, और भारत देश में भी उसी परंपरा से आते हैं, वहाँ वो इतिहास हमें बताता है कि संपत्ति के पुनर्वितरण के एजेंट के तौर पर, वेल्थ के रिडिस्ट्रीब्यूशन के एजेंट के तौर पर टैक्स जायज और उचित हैं, और सरकारें इसी सिद्धांत की मदद से टैक्स बढ़ाती हैं, टैक्स वसूलती हैं, ताकि अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहे। और इसलिए टैक्स लगाए जाते हैं ताकि समाज में आय की असमानता को दूर किया जा सके। पूरी तरह समाप्त तो नहीं किया जा सकता, इनकम इनइक्वालिटीज तो बनी रहती, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा आय, ज़्यादा कमाई, ज़्यादा खपत वाले लोगों से टैक्स वसूल कर कुछ गरीब लोगों को सुविधाएं देते हैं। इस लिहाज से संपत्ति के पुनर्वितरण के एजेंट के तौर पर टैक्सेस स्थापित है, और पूरी दुनिया की सरकारें इनका बखूबी तरह तरह से इस्तेमाल करती हैं। टैक्स जायज़ हैं, सरकारें उसको लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और सरकारें लगा रही हैं। लेकिन सर, भारत में टैक्स के आंकड़े क्या कुछ और तस्वीर दिखाते हैं आय समानता से अलग?
हाँ, अब शुरू हुआ एक नया हंगामा। वो हंगामा, ये हंगामा है खुदा क्या है। अभी हाल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर जहाँ भारत के राजनेता भी उपलब्ध थे, वहाँ ऑक्सफैम ने अपनी एक रिपोर्ट रखी। उस ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में वित्त वर्ष 2022 में जितना जीएसटी संग्रह हुआ, जितना भी जीएसटी कलेक्शन हुआ, या आईएमएफ की ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी जो तरह तरह से चर्चा में आई, उसका 50% हिस्सा भारत की आबादी में आय के आधार पर जो सबसे निचले लोग थे उनसे वसूला गया। यानी अगर भारत में 100 रुपए का टैक्स का कलेक्शन हुआ तो उसमें 50 रुपए का कलेक्शन उन लोगों के पास से आया जो समाज में इनकम के क्रम में सबसे नीचे हैं, यानी जिनकी कमाई सबसे कम थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया गया। सबसे ऊंची आय वाले जो लोग थे उनसे केवल 10% टैक्स वसूल किया गया। यानी सरकार की जो जीएसटी की टोटल किटी थी उसमें जो अमीर लोग थे, जो सबसे ज़्यादा आय वाले लोग थे, उनका कंट्रीब्यूशन केवल 10% था। मध्यम आय वालों का हिस्सा इसके बीच में आता है। 50% टैक्स निचली आय के लोगों ने पे किया। 2021-22 में सरकार का जीएसटी संग्रह करीब 14.83 लाख करोड़ रुपए रहा। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो 97% टैक्स निम्न और मध्यम आय वर्ग से वसूल किया गया और केवल 10% उच्च आय से किया। 3% ऊपर से लिया गया। अब आप इसे ध्यान से अगर करीब से देखिए तो इस आंकड़े का मतलब है कि जिस टैक्स को आय की असमानता दूर करने के लिए लाया गया था, जिस टैक्स को सिद्धांत के तौर पर यह माना गया था कि वो वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन करता है, अमीरों पर या ज़्यादा पैसा कमाने वालों पर से ज़्यादा टैक्स लेकर गरीबों को उसकी सुविधाएं देता है, यहाँ तो बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। यहाँ तो वो गरीबों को और ज़्यादा गरीब कर रहा है। यानी जिसकी आय सबसे ज़्यादा कम है वही सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। अब ये आंकड़ा सुन के भारत में बहुत सारे लोगों को अचरज हुआ। बहस नहीं उठी क्योंकि बहसें ऐसी उठती हैं तो सत्ता के तंत्र में बाकी जगह बैठे लोग इन सवालों से का सामना करने से असहज होते हैं, डरते हैं। क्योंकि हमें तो यही बताया जा रहा है हमेशा, पिछले 10-12 सालों से लगभग हमारे पास रोज हमें ऐसे उलाहने, ऐसे उपालंभ सुनने को मिलते हैं कि भारत में तो लोग टैक्स चुकाते ही नहीं, भारत तो मुफ्तखोरों का देश है, भारत में तो इनकम टैक्स चुकाने वाले मुट्ठी भर लोग ही देश में शिक्षा का भी बोझ उठा रहे हैं, देश में लोगों को सड़कों का भी बोझ उठा रहे हैं, देश में खाना भी बंटवा रहे हैं, देश में लोगों को मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है। ये सब इन 3-4 करोड़ 5 करोड़ इनकम टैक्स देने वाले लोगों का देश है। देश के लोग तो टैक्स चुकाते ही नहीं है, तो भारत मुफ्तखोरों का देश है। अब यहाँ आंकड़ा बिल्कुल दूसरा है और ये आंकड़ा सरकार के आंकड़ों से तथ्य से निकला है। तब यहाँ हमें भारत में टैक्स के संदर्भ में कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करने की ज़रूरत महसूस होती है। यहाँ से हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हमें समझ सकें हमारे दिमाग में अवधारणाएं जो बनी टैक्स देते हैं नहीं। सबसे बड़ा सवाल जो शुभम ने पूछा, ये बात हमसे बार बार कही जाती। आपको भारत के उच्चतम नेता भी सार्वजनिक मंचों से कहते मिल जाएंगे कि भारत के लोग टैक्स ही नहीं चुकाते, भारत के लोग टैक्स नहीं पे करते। ये उनकी आर्थिक समझ या उनकी आर्थिक ज्ञान की विपन्नता है या तथ्यों को गलत ढंग से बताने का तरीका, लेकिन भारत के लोगों के दिमाग में ही बिठा दिया गया कि भारत के लोग टैक्स नहीं देते। क्या भारतीय टैक्स नहीं देते? आइए इस आंकड़े को करीब से समझते हैं। भारत को टैक्स ना देने वालों का देश साबित करने के लिए हमें 2 आंकड़े चिपकाए जाते हैं। हमेशा 2 आंकड़े हमारे सामने रख दिए जाते हैं। एक आंकड़ा रखा जाता है कि भारत में केवल 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उसमें से 2 से 2.5 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। ये माना जाता है 2-2.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। पहला आंकड़ा ये पकड़ाया जाता है कि इतने बड़े देश में 140-45 करोड़ लोगों के देश में, जिनमें 55-60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, उनमें से केवल 2 करोड़ लोग भारत में इनकम टैक्स पे करते हैं और 6 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं, हमें बताया जाता है। और इससे हमको ये एहसास कराया जाता है कि हमारे ज़्यादातर लोग तो टैक्स पे ही नहीं करते, वो तो सरकार की सेवाओं पर चलते हैं। दूसरा आंकड़ा हमारे सामने चिपकाया जाता है, यह हमें बताया जाता है कि केंद्र सरकार का जो सकल राजस्व है, राज्यों का हिस्सा निकालने से पहले, यानी जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन, केंद्र सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है उसमें से राज्यों का एक हिस्सा दिया जाता है। अगर उससे शामिल करें तो टैक्स और जीडीपी का अनुपात 17 से 18% के आसपास है। दूसरा आंकड़ा बताया था कि भारत का टैक्स जीडीपी रेशियो देखिए कितना कम है। भारत के लोग टैक्स पे ही नहीं करते, इसलिए इंडिया का टैक्स जीडीपी रेशियो बहुत कम है। जबकि विकसित देशों में यूरोप में OECD में टैक्स जीडीपी अनुपात 24 से 46% है। हालांकि वहाँ भी बहुत बड़ा नहीं है, 24 से 40% के आसपास। तो हम भारत में कम टैक्स पे करने वाला देश है, इसलिए हमारी जीडीपी के अनुपात में टैक्स का कलेक्शन 17 से 18% टैक्स का कलेक्शन होता है। 200 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी में 17% के आसपास का टैक्स जीडीपी अनुपात हमें दिखाई देता है। अब आइए इस आंकड़े को गंभीरता से समझते हैं ताकि आप इन सवालों को समझ सकें और सही जगह इन सवालों को पूछ सकें और बात कर सकें। अब सच समझिए, टैक्स जीडीपी अनुपात शुभम किसी भी देश के कुल उत्पादन के अनुपात में सरकार के राजस्व का हिसाब किताब है। बिल्कुल।
टैक्स जीडीपी अनुपात एक ऐसा आंकड़ा है जिसमें कोई भी अर्थव्यवस्था जितना उत्पादन करती है उसके अनुपात में कितना राजस्व आता है। जबकि टैक्स तो लोग चुकाते हैं, अपनी कमाई और खर्च और खपत पर चुकाते हैं। तो टैक्स देखने का जो सबसे आधुनिक और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता या जो सबसे व्यवहारिक रास्ता है वो ये देखना चाहिए कि उनकी प्रति व्यक्ति आय के अनुपात में वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं। उनकी जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है, जो भारत में लोग कमा रहे हैं, उस अनुपात में वो कितना टैक्स पे करते हैं। तब शायद हमें भारत के लोग टैक्स चुकाते हैं या नहीं चुकाते हैं, उन पर कम टैक्स लगाया जाता है, इसकी सही तस्वीर मिल सकेगी। पर यह चर्चा में ये पैमाना आमतौर पर भारत की टैक्स चर्चाओं में लागू नहीं किया जाता, सामने नहीं लाया जाता। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $68,000 के आसपास है, जिस पर टैक्स जीडीपी अनुपात 24% है। प्रति व्यक्ति आय $68,000 है, जिस पर टैक्स जीडीपी अनुपात 24% है। रूस में $11,000 की प्रति व्यक्ति आय है, जिस पर टैक्स जीडीपी अनुपात करीब 16.5% के आसपास है। दक्षिण कोरिया में $31,000 की प्रति व्यक्ति आय पर टैक्स जीडीपी अनुपात 27% है। मलेशिया में $11,400 की प्रति व्यक्ति आय पर टैक्स टू जीडीपी रेशियो 16.5% है, 16.5% है। इंडोनेशिया में $3,893 प्रति व्यक्ति की आय पर टैक्स जीडीपी रेशियो 13% है। चीन में $9,777 प्रति व्यक्ति की आय पर टैक्स जीडीपी अनुपात 27% है। ये आंकड़ा है जो अलग अलग देशों में प्रति व्यक्ति आय और टैक्स जीडीपी अनुपात की तुलना करता है। भारत की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $2,020 है, यानी करीब $1,35,000 साल के आधार पर है, जिस पर हम 17% का टैक्स जीडीपी रेशियो पे करते हैं। यह अनुपात दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले अच्छा है। अगर दुनिया के किसी भी प्रमुख देश में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखें तो आप 17% के टैक्स जीडीपी अनुपात पर उतना ही टैक्स पे करते हैं जिससे आपसे 3 गुनी और 4 गुनी ज़्यादा की प्रति व्यक्ति आय वाले रूस के लोग पे करते हैं। $11,000 की प्रति व्यक्ति आय पर 16.5% पे करते हैं। तो भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में टैक्स कम नहीं है, यानी भारत के लोग टैक्स कम नहीं चुकाते। इनमें भी जो वेतनभोगी करदाता हैं, जो वेतन पर काम करते हैं, वो तो करीब 3 गुना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। सामान्य करदाताओं की तुलना में उनसे ज़्यादा टैक्स लिए जाते हैं। 2018-19 का बजट भाषण याद करिए, जिसमें सरकार ने खुद उस बजट भाषण में बताया था कि भारत के वेतनभोगी 76,306 रुपये का टैक्स देते हैं, जबकि गैर वेतनभोगी करीब 25,753 रुपये का टैक्स औसत पे करते हैं, और इनका अधिकांश टैक्स वेतन मिलने से पहले कट जाता है। इस एक आंकड़े से आप ये समझ सकते हैं, हम आगे और गहराई से टैक्स के हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लोग अपनी आय की तुलना में कम टैक्स नहीं देते। एक बड़ी आबादी आयकर के दायरे से बाहर इसलिए है क्योंकि भारत के ज़्यादातर लोग निम्न आय वर्ग में हैं, उनकी कमाई ही इस लायक नहीं कि वो टैक्स दे सकें, और इसीलिए सरकार एक निर्धारित आय की वर्ग के सीमा के लोगों को टैक्स में शामिल ही नहीं करती है। तो चूंकि भारत में औसत इनकम, प्रति व्यक्ति आय, लोगों को मिलने वाली औसत मजदूरी, बहुत सारे पैमाने आप लगा सकते हैं कि भारत में औसत दैनिक मजदूरी की दर, उस हिसाब से अगर आप हिसाब लगा कर देखें कि भारत में लोगों की औसत मंथली आय 15 से 20,000 रुपए के आसपास है, तो वो टैक्स की सीमा में आ ही नहीं सकते। तो इसलिए ये तर्क और ये बात कि भारत के लोग कम इनकम टैक्स देते हैं, भारत के लोग कम टैक्स देते हैं, प्रति व्यक्ति आय की रोशनी में ये तथ्य, यह तर्क, यह जो उलाहना, ये उपालंब दिया जाता है, जो तर्क दिया जाता है, वो बहुत मजबूती के साथ खड़ा नहीं होता। चलिए, इनकम टैक्स में तो पहले इनकम है फिर टैक्स है। आपको इनकम होगी, अब निम्न आय वर्ग में आप हैं तो टैक्स नहीं देंगे। ये बात हुई सर कमाई की। अब आते हैं खर्चों वाली स्थिति में। खर्चे पे तो मुझे लगता है हर व्यक्ति टैक्स देता है, वहाँ क्या स्थिति है? हाँ, अब असली टैक्स इधर है, और हमारे यहाँ टैक्स की हमेशा सारी बहसें इनकम पर लगने वाले टैक्स पर केंद्रित होती हैं। हम जानबूझकर खपत पर लगने वाले टैक्स की बहसों से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ असली टैक्स है। वो जंजाल हमारे लिए समझना ज़रूरी है। जैसा शुभम ने कहा कि बहुत सारे लोग तो इनकम इस स्थिति में ही नहीं कि वो टैक्स पे कर सकें, तो टैक्स के दायरे से बाहर होते हैं। भारत की पूरी आबादी, भारत की लगभग पूरी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा खपत टैक्स पे करने वाली आबादियों में शामिल है। भारत के लोगों की पूरी आबादी, मतलब एक नवजात शिशु से लेकर और रिटायरमेंट होकर सीनियर एज तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति कुछ जो भी खपत कर रहा है उस पर वो टैक्स पे करता है, और भारत में इस टैक्स की दरें कम नहीं है। भारत में सबसे बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सेस का है, परोक्ष करों का है, जिसमें अमीर और गरीब सब शामिल हैं। पर जैसे हमने अभी आपको ऑक्सफैम की रिपोर्ट के संदर्भ में बताया कि मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी गरीब या कम आय वर्ग के लोगों से लिए जाते हैं।
भारत में जीएसटी की मीडियन दर 18% है, दुनिया में 14% है। पूरी दुनिया में अगर आप किसी भी देश के जीएसटी वैट के ढांचे को देखें तो वहां औसत मीडियन दर 14% के आसपास है खपत पर लगने वाले दर की। भारत में जो बेसिक रेट है भारत में वो दुनिया की औसत दर से ज्यादा है खपत की, लेकिन यह हिसाब भी इतना सीधा नहीं है। भारत में पेट्रोल डीजल इससे जीएसटी से बाहर है, भारत में जमीनों पर लगने वाला टैक्स जीएसटी से बाहर है, भारत में बिजली कोयले पर लगने वाला टैक्स इस व्यवस्था से बाहर है। भारत में पेट्रोल डीजल की टैक्स की दर राज्यों में 15 से 35% तक ज़्यादा है, जो कि आपका मेन फ्यूल है जो जीएसटी के दायरे से बाहर रहता है। ये एक्साइज कस्टम ड्यूटी के अलावा है, एक्साइज कस्टम ड्यूटी इसके अलावा लगती है पेट्रोल डीजल के ऊपर। 5 दरों वाला जो पूरा जीएसटी का ढांचा है उसमें अधिकांश उपभोक्ता उत्पादों पर बेहतर जिंदगी को बेहतर करने वाले उत्पाद, जहां अपनी जिंदगी थोड़ी बेहतर करना चाहते हैं, उन पर 28% की दर से टैक्स लगता है। तो भारत में एक तो जीएसटी की जो मीडियन दर वो दुनिया में सबसे ऊंची है, और जिंदगी को बेहतर करने वाली जितनी चीजें हैं जिनकी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो अच्छा मोबाइल फोन हो, चाहे वो अच्छी गाड़ी हो, चाहे वो मकान की सुविधाएं हो, उन पर सब पर हायर टैक्सेशन की दर दिखाई देती है। और जो आपकी सबसे बड़ी खपत है ईंधन की, वो टैक्स सिस्टम से बाहर है। ये तो एक परिवार हुआ टैक्सेशन का, जिस टैक्सेशन के परिवार के तौर पर भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले देश के तौर पर सामने आता है अगर आप देखें खपत के ऊपर टैक्स लें। इसके अलावा रियल एस्टेट पर टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, टोल टैक्स, बिजली की दरें, ये सब अलग हैं, इससे अलग हैं। वाहन के रजिस्ट्रेशन का टैक्स, ये सब जीएसटी से अलग हैं। ये सारे टैक्स मिलकर ही तो आपके खर्च में शामिल होते हैं। आप ये सारे टैक्स एक साथ मिलकर आते हैं, अब मिलकर एक पूरा परिवार बनाते हैं। कस्टम ड्यूटीज और उसकी भी लागत आपके उत्पाद में मिलकर सामने आती है। इसलिए अगर आप हिसाब लगा के करीब से देखें तो भारत में खपत पर जो समग्र औसत टैक्स की दर है वो 25% से ऊपर है। अगर आप सारे टैक्स जो कंजम्पशन को पे लगते हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटीज हो, या वो आपके एक्साइज हो, या टोल टैक्सेस हो, या आपके ट्रैवल से लगने वाला टैक्स हो, या पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स हो, बिजली पे लगने वाला टैक्स हो, भारत में मैक्सिमम भारत में खपत पर 25 से 27% के आसपास औसत टैक्स की दर है। और हमसे ये कहा गया था कि जीएसटी लाते समय तो टैक्स का बोझ भारत में कम हो जाएगा, भारत के लोगों को कम टैक्स पे करना पड़ेगा। 2010 से 2022 के बीच भारत में टैक्स और जीडी के बीच एक बड़ा अनोखा रिश्ता बना, ये भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। इन 10 वर्षों में महंगाई सहित भारत का जीडीपी 93% बढ़कर 76.5 लाख करोड़ हो गया है। आंकड़ा ध्यान से समझिएगा। 2010 से 2022 के बीच में भारत का महंगाई सहित जीडीपी, जिसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, जिसमें जीडीपी की गणना स्थायी मूल्यों पर महंगाई मिलाकर की जाती है, वो 93% बढ़कर 76.5 लाख करोड़ हो गया से 147.4 लाख करोड़ हो गया। यानी 2010 में वो 76.5 लाख करोड़ था, 2022 में 147.4 लाख करोड़ हो गया था। यहां से अगला आंकड़ा ध्यान से पकड़िएगा। लेकिन इस दौरान सरकार का टैक्स रेवेन्यू 303% बढ़ा। 303% सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढ़ा। जो 2010 में 6.2 लाख करोड़ था, वो 2022 में 25.2 लाख करोड़ हो गया। यानी भारत में जीडीपी बढ़ने की, कमाई बढ़ने की जो रफ्तार थी, उस रफ्तार से 3 गुना ज्यादा दर से सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा। जीडीपी 93% बढ़ा 10 साल के भीतर, 12 साल के भीतर, और सरकार का टैक्स कलेक्शन 300% बढ़ा इसी व्यवस्था के ऊपर। इन संख्याओं का सीधा मतलब यह है कि भारत एक दशक में देश की कुल कमाई जितनी बढ़ी, लोगों की कमाई जितनी बढ़ी, जीडीपी का मतलब आपकी और हमारी कमाई जितनी बढ़ी, उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ा सरकार की कमाई, उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ा सरकार का राजस्व। और ये हुआ जीएसटी के कारण। ये जीएसटी के कारण क्योंकि जीएसटी के बाद जब 2016 से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है तब हुआ। अब जीएसटी, ये तथ्य ध्यान रखना जरूरी है भारत के लोगों के लिए, क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि भारत के लोग टैक्स नहीं देते, भारत के लोग कम टैक्स देते, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। चार्ट्स में ये देखकर आपको पता चलेगा, जो चार्ट आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई देगा। भारत में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और व्यक्तिगत पर्सनल इनकम टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू जीएसटी से आता है। यानी इनकम पर लगने वाले टैक्स की तुलना में जो खपत पर लगने वाला टैक्स है वो इन दोनों से ज्यादा आ रहा है। जबकि हमसे कहा गया था कि जीएसटी तो आपके ऊपर टैक्स का बोझ कम करेगा, सामने लेकर आएगा। 2017 के बाद यहाँ एक और ध्यान देना जरूरी है। हम ये चार्ट आपको दिखाएंगे आगे, तब आपको समझ में आएगा कि भारत में पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी के बीच टैक्स का संग्रह किस तरह से बदला है ढांचा, और भारत के लोग
खपत पर ज़्यादा टैक्स चुका रहे हैं, कमाई पर लगने वाला टैक्स धीमे धीमे, कॉर्पोरेट कमाई पर लगने वाला टैक्स कम हो रहा है। 2017 के बाद भारत में इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ना शुरू हो गई। 2017 से लगातार भारत में आयात महंगे किए गए, जिसके कारण आप पर जो टोटल टैक्स का इंसिडेंस है हमारी खपत पर, वो बढ़ता चला गया, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी पहले कच्चे माल की लागत में शामिल होती, फिर उसके बाद उस पर जीएसटी लगता है और उसके बाद बाकी टैक्सेस लगते हैं जो आपके पास तक आते हैं। इसलिए भारत में महंगाई जितना बढ़ती है, सरकार का टैक्स कलेक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। हम लोग इस पर एक इकोनॉमिकम में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। चलिए, टैक्स निचोड़ लिया गया, चाहते ना चाहते हुए भी देश की बड़ी आबादी ने टैक्स दे दिया, डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दे दिया, जीएसटी जिसका सरदार है। अब बात जानने की बारी ये है सर कि इस टैक्स के बदले हमें मिलता क्या है? अब आप इतनी कुर्बानी देते हैं और आपको आप इतना टैक्स देते हैं तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर आप प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के आधार पर देखें तो भारत के लोग कम टैक्स पे नहीं करते, क्योंकि भारत में आय ही कितनी है लोगों की, ज़्यादातर लोगों की। जब भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता तो आप उनसे इनकम टैक्स की उम्मीद तो नहीं कर सकते। तो आप, लेकिन वो भी जीएसटी देते हैं। हाँ, लेकिन जीएसटी तो वो भी देते हैं, क्योंकि वो मुफ्त राशन को पकाने के लिए जो सामान खरीदने जाते हैं, जो मसाला खरीदते हैं, जो नमक खरीदते हैं, उस पर वो जीएसटी पे करते हैं। तो दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि भारत में कैसे भारत का जीडीपी जिस रफ्तार से बढ़ा, उससे 3 गुनी ज़्यादा रफ्तार से सरकार का टैक्स रेवेन्यू, टैक्स का कलेक्शन बढ़ा, और भारत औसतन दुनिया के सबसे ऊंचे खपत टैक्स लगाने वाले देश में। दोनों चीज़ें ठीक है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, संपत्ति के पुनर्वितरण के सिद्धांत के लिहाज से, टैक्सेशन के सारे राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत के लिहाज से टैक्स हमने दिया है, क्योंकि इसके बदले देश के बहुसंख्य लोगों को अच्छी सुविधाएं या व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए थी। हमें अपनी पीठ ठोकनी चाहिए कि हम देश की सेवा कर रहे हैं इतना टैक्स देकर। आप अपना पेट काट कर, अपनी बचत काट कर, अपने तमाम खर्चे काट कर सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा दायित्व ये भी बनता है शुभम, कि अगर हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं तो देश के निम्न वर्ग को, वो निम्न आय वर्ग जिसको संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर ये टैक्स जिसके लिए लगाया जाता है, उसे बदले में मिलता है, उसे उपलब्ध क्या होता है। अमेरिका, यूरोप की तो छोड़िए, एशिया में अधिकांश देशों के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। ज़्यादातर जगह बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार देती है। भारत में 2020 में नीति आयोग ने नई शिक्षा नीति की रिपोर्ट बताई थी, जिसमें कि भारत की शिक्षा पर एक रिपोर्ट आई थी। भारत के 50% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, 50% बच्चे भारत में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। शिक्षा पर लोगों के खर्च का 50% हिस्सा फीस में और 20% हिस्सा किताबों और ड्रेस पर जाता है, जो एनएसएसओ का सर्वे 2017-18 में आता है। ये पूरा का पूरा पेमेंट प्राइवेट सेक्टर को जाता है। भारत के स्वास्थ्य सेक्टर में हम 2 ही के उदाहरण लेते हैं, बाकी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन उतनी लंबी चर्चा नहीं। स्वास्थ्य बेसिक सुविधाओं की हम बात करते हैं, जो सरकार की जिम्मेदारी है और जहां से आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का तर्क दे सकते हैं। भारत के स्वास्थ्य नेटवर्क में 2/3 क्षमताएं प्राइवेट सेक्टर के पास है। इंडिया का जितना हेल्थ नेटवर्क है उसका 2/3 हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के पास है। दवा पर 70% खर्च लोग अपनी जेब से करते हैं, और भारत का जो इलाज पर जो 70% खर्च होता है उसमें से 52% दवाओं पर खर्च होता है, 22% निजी अस्पतालों पर जाता है, 10% पैथोलॉजी पर जाता है, जांचों पर जाता है। निजी अस्पताल, दवा और पैथोलॉजी पर भारी टैक्सेशन है। इन तीनों पर भारी टैक्सेशन है। जैसे कि शिक्षा में फीस और किताबें और शिक्षा से जुड़े हुए जो भी अन्य उपकरण हैं उन पर भारी टैक्सेशन है। अब आप गौर से समझिए कि हम भारत में जिन सुविधाओं के लिए सरकार को टैक्स देते हैं उन्हीं को हम निजी क्षेत्र से महंगी दर पर खरीदते हैं। यानी जिस शिक्षा के लिए हम सरकार को इतना टैक्स चुका रहे हैं, शिक्षा को सेस चुका रहे हैं, वही शिक्षा लेने के लिए हम सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे बच्चे, हमारे आसपास के लोग निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। जिस हेल्थ के लिए हम सरकार को, हेल्थ सिस्टम को बनाने के लिए, हेल्थ नेटवर्क को बनाने के लिए इतना हैवी टैक्स पे करते हैं, हेल्थ सेस पे करते हैं, वो हम निजी क्षेत्र से खरीदते हैं। वहाँ भी दवाओं पर हमसे टैक्स वसूल किया जाता है, हम दवा और पैथोलॉजी पर टैक्स देते हैं। अगर आप करीब से गौर से देखें और अपना हिसाब खुद पर्सनल लगाएं, अगर आप टैक्स पे करते हैं, अगर आप टैक्स पेयर की कैटेगरी में आते हैं, तो आप ध्यान से देखें कि आपकी इनकम का 30 से 35% हिस्सा डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलाकर टैक्स में जाता है। यानी अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 35 से 45% तक हिस्सा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सरकार आप टैक्स के लिए दे रहे हैं। तो यानी अगर आप अपनी 1 महीने की नौकरी सरकार को टैक्स पे करने के लिए करते हैं, लगभग 1 महीने की नौकरी आप सरकार को टैक्स पे करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद ना तो भारत में कोई सार्वजनिक पेंशन है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना कोई इनकम गारंटी योजना है। जब पेंशन की बात आती है, जब सुविधाओं की बात आती है, तो हमें 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये की स्कीमें बताई जाती हैं बीमा की और पेंशन की, जो सरकारें देती हैं। फिर टैक्स जाता कहाँ है?
कौन ले जाता है इसको, कौन खा जाता है इसे? कौन खा जाता है इस टैक्स को जो हम पे कर रहे हैं। हमें यह एहसास कराया जाता है बार बार टैक्स की बहसों को दूसरे दिशा में ले जाकर कि हम कम टैक्स देते हैं, जैसे टैक्स देने के बाद सुविधाएं मांगने का या सरकारों से उनके दायित्व पूछने का अधिकार हमारे पूरे टैक्स सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। हमें यह एहसास कराया जाता है कि तुम टैक्स, अपने दिए हुए टैक्स का हिसाब कैसे मांग सकते हो, ये दायित्व है, ड्यूटी पर। अब ये बहसें जहां आ चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि भारत में गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमें इस सिस्टम के भीतर पहुंचकर ये सवाल समझना ज़रूरी है। सर, ये समझ आ गया, टैक्स देते हैं, भारत की अधिकांश आबादी टैक्स देती है, डायरेक्ट दे नहीं तो इनडायरेक्ट तो देती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये, जहां से हमने शुरुआत की थी, कि आय असामान्यता घटी क्या इस टैक्स लगाने के बाद? यही सबसे बड़ा सवाल है शुभम, जिसको हम करीब से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब ये चर्चा पूरी दुनिया के मंचों पर है कि भारत का टैक्स सिस्टम उन लोगों से ज़्यादा टैक्स ले रहा है जिनकी कमाई कम है। तो वास्तविकता क्या है, इसे करीब से कुछ बहुत ठोस आंकड़ों के रोशनी में समझते हैं। और हम क्या ये जो सवाल उठ रहे हैं कि भारत में टैक्स गरीब लोगों को और ज़्यादा गरीब बना रहे हैं, इन्हें करीब से देखते हैं तो कुछ तथ्य देखते हैं। ये आईना अपने सामने रखते हैं। पहला तथ्य, भारत में कंपनियां अपनी कमाई पर अब कम टैक्स चुकाती हैं और आम लोग अपनी कमाई पर ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं। आम लोगों की कमाई पर इनकम टैक्स की अधिकतम दर 30% है, जबकि कंपनियों की कमाई पर टैक्स की अधिकतम दर 21.9 से 22%। अगर हम आप चार्ट दोबारा देखें तो हमें दिखाई देगा इनमें से आधी से ज़्यादा कंपनियां 20 से 25% टैक्स के दायरे में आती हैं। ये चार्ट है भारत में। और इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन कंपनीज घटते घटते 27 से 21% के ऊपर आ गया है। ये इफेक्टिव टैक्स रेट है कंपनियों पर। 2019 में सरकार ने भारत में रिकॉर्ड टैक्स की दर में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की थी। तो पहला तथ्य है कि भारत में हमारे से जो इनकम टैक्स वसूला जा रहा है और कंपनियों की कमाई पर लगने वाले जो टैक्स है उसमें बड़ा फर्क हो चुका है, हम ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। दूसरा सच, इंडिया रेटिंग्स ने 2021 में अपने एक अध्ययन में बताया था, जो बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन था, इसे समझना हमारे लिए जरूरी है, कि 2010 में केंद्र सरकार के कुल राजस्व में, केंद्र सरकार के टोटल रेवेन्यू में से हर रेवेन्यू के हर 100 रुपए में से 40 रुपए कंपनियों से और 60% आम लोगों से आते थे। इफेक्टिव टैक्स रेट का ये चार्ट भी आप देखें तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी कंपनियां किस कैटेगरी में टैक्स पे करती हैं। सबसे ज़्यादा कंपनियां 25 से 30% की कैटेगरी में आती हैं, और जबकि एक बड़ा हिस्सा कंपनियों का 20 से 25% की कैटेगरी में आता है। यानी सबसे बड़ा हिस्सा अगर आप देखें तो भारत में आम लोगों की जो अधिकतम टैक्स दर है उससे नीचे के हिस्से में आता है। इंडिया रेटिंग्स ने 2021 में अपने एक अध्ययन में बताया था कि भारत 2010 में केंद्र सरकार का जो 100 रुपए का रेवेन्यू था उसमें से 40 रुपए कंपनियों से आते थे और 60 रुपए आम लोगों से आते थे। अब सरकार आम लोगों से 75% टैक्स लेती है, यानी सरकार के 100 रुपए में से 75 रुपए आम लोगों से आते हैं और कंपनियों से केवल 25 रुपए आते हैं। यानी सरकार के टोटल रेवेन्यू में हमारा और आपका कंट्रीब्यूशन, हमारी तरफ से दिया जाने वाला रेवेन्यू बढ़ा है और कंपनियों से मिलने वाला राजस्व घटा है। 2018 में कॉर्पोरेट टैक्स में, याद रहे 2018 में कॉर्पोरेट टैक्स में 1.45 लाख करोड़ रुपए की रियायत दी गई थी। दूसरा आंकड़ा है। अब 2021-22 के बजट का आंकड़ा करीब से देखिए तो आपको इंडिया रेटिंग के इस अध्ययन का मतलब समझ में आएगा। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, जो चार्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। इससे हम वो सच पकड़ पाएंगे कि भारत में टैक्स कौन ज़्यादा पे करता है। इसको करीब से देखिए, इस आंकड़े को। केंद्र सरकार के 2021-22 के आंकड़े के बजट का आंकड़ा चार्ट आपके सामने है। 2021-22 में केंद्र सरकार के 27.58 लाख करोड़ रुपए के कुल टैक्स राजस्व में खपत पर लगने वाले टैक्सों से 20 लाख करोड़ रुपए आया है। अगर आप पूरे टैक्स का ढांचा नीचे देखें, नेट टैक्स रिसीट नेट ये है और ये है, इसमें से अगर आप पूरा टैक्सेशन का स्ट्रक्चर देखें तो जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज और बाकी जो ड्यूटीज पर लगाए जाने वाली ड्यूटीज थी, इनको सबको मिलाने तो सरकार के ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में 20 लाख करोड़ का हिस्सा कंजम्पशन से आया। इनकम पर कॉर्पोरेट टैक्स केवल 7 लाख करोड़ रहा है और उसमें भी अब 7 लाख करोड़ रुपए इंडिविजुअल इनकम टैक्स के। यानी इस आंकड़े से अगर आप ध्यान देखें तो कंपनियों की कमाई से सरकार जितना टैक्स लेती है लगभग उतना ही इंडिविजुअल की कमाई से टैक्स ले रही है। सरकार के नेट आंकड़े हैं और पूरे 27-28 लाख करोड़ रुपए के टैक्स में अधिकांश हिस्सा 20 लाख करोड़ रुपए हमारी और आपकी खपत से निकल कर आता है, चाहे वो कस्टम से आता हो, चाहे वो जीएसटी से आता हो, चाहे वो अलग अलग एक्साइज ड्यूटी से आता है जो पेट्रोल डीजल पर लगाई जाती है। केंद्र के अलावा राज्यों के टैक्स भी 36 से 37 लाख करोड़ रुपए के आसपास हैं। राज्य सरकारें अलग टैक्स लगाती हैं, टैक्स का एक अध्याय वहाँ भी चलता है जो हमारी जेब पर आता है।
यानी भारत में टोटल जो खपत पर लगने वाले टैक्सेस हैं वो जीडीपी के अनुपात में 40% के करीब पहुंच रहे हैं। अगर आप राज्य सरकारों के 36-37 लाख करोड़ के टैक्स लगा दें तो वो तो 100% कंजम्पशन टैक्सेस हैं, वहाँ तो इनकम टैक्स है नहीं, क्योंकि राज्य सरकारों को इनकम टैक्स नहीं लगाती, वो तो हर चीज़ खपत पर ही टैक्स लगाती हैं। तो अगर आप ये मानिए कि केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ रुपए हर साल खपत पर निकालती है और केंद्र और राज्य सरकारें भी 35 से 36 लाख करोड़ रुपए खपत से निकालती हैं, तो ये 60 लाख करोड़ रुपए के आसपास का 55 से 60 लाख करोड़ रुपए के आसपास का वही आबादी दे रही जिस आबादी का जिक्र हमें उस रिपोर्ट में दिखाई देता है। और ये भारत की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा। ऐसी स्थिति में लोग गरीब नहीं होंगे टैक्स चुका के तो क्या होगा? बिल्कुल। तीसरा तथ्य समझिए, आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम हो सकता है, सरकार का पर टैक्स का नया राजस्व भी मिल सकता है, लेकिन पिछले 2 दशकों में, पिछले 1.5 दशक में भारत के टैक्स के ढांचे को पूरी तरह खपत आधारित बना दिया गया। जानबूझकर सरकारों ने, ये सरकारों का टैक्स लेथार्जी है, टैक्स का इनोवेशन ना करना है या टैक्स का जो आलस्य है, उसमें ऊंची कमाई वालों के लिए, कंपनियों के लिए रियायतें बढ़ती चली गई और जितनी भी नुकसान इन रियायतों के जरिए दिए गए उन सबको खपत से वसूलने की कंजम्पशन से पे टैक्स लगाकर वसूलने की कोशिश की गई। अब पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ से अगर आप देखें तो अमीरों की आय पर टैक्स पूंजीवादी व्यवस्था की सबसे स्वीकार्य प्रणाली है। माना जाता है कि पूंजीवाद में, कैपिटलिज्म में अमीरों की आय पर जो ज़्यादा कमा रहे हैं, जो ज़्यादा सुविधाएं ले रहे हैं, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। अब यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है, क्यों भारत में 2 बड़े टैक्स सुधार नहीं हुए, और ये सुधार पिछले 3-4 साल से हर बार बजट से पहले आते हैं, पर शायद आप सुर्खियों में उनको पकड़ नहीं पाते, चर्चा होती पर हटा दिया जाता है। भारत में अधिक आय वालों से ज़्यादा टैक्स लेने की व्यवस्था के 2 बड़े रास्ते हैं, दुनिया भर में हैं। पहला है वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति कर, और दूसरा है इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत पर लगने वाला कर। यूरोप और अमेरिका में के देशों में भी इनकम टैक्स के अलावा वेल्थ टैक्स है, संपत्ति पर लगने वाला कर है। इनकम टैक्स के अलावा लगता है इसमें जो अमीरों की संपत्ति पर लगते हैं। 2015 तक भारत में टैक्स लगता था, इसे 2015 में खत्म कर दिया गया। 2015 के बजट में भारत से वेल्थ टैक्स हटा दिया गया, यानी सरकार ने मान लिया कि अमीरों की संपत्ति को वेल्थ पर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तर्क बहुत सारे थे कि सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा टैक्स विरासत पर लगता है, जिसको हम इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। बराबर चर्चा हमने पिछले 5-6 सालों में कई बार सुनी कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लाना चाहिए, विरासत पर लगने वाला टैक्स लाना चाहिए, लेकिन भारत में लगाया ही नहीं जाता। और भारत में एक बड़ा औद्योगिक घराना विरासत में अपनी संपत्तियों का हस्तांतरण करता चला जाता है। भारत में कैपिटल के लेवल पर, पूंजी की कमाई के लेवल पर केवल कैपिटल के ट्रांसफर पर टैक्स लगता है। ये ध्यान देना जरूरी है। क्यों भारत में डायरेक्ट टैक्सेस का संग्रह इतना कम है? वो इसलिए नहीं कि भारत में लोग इनकम टैक्स कम देते हैं, वो इसलिए है क्योंकि भारत में पूंजी की कमाई में और पूंजी निवेश में होने वाली बढ़ोतरी में जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है वो चुनौतीपूर्ण है। भारत में कैपिटल के ट्रांसफर पर केवल टैक्स लगता है, जिसे कैपिटल गेंस कहते हैं, जिसको हम कैपिटल गेंस अमीरों, ये कैसे अमीरों में काम करता है इसको समझना जरूरी है। अमीरों, भारत के और पूरी दुनिया के रिचर्स ने अधिकांश संपत्ति ऐसे ऑप्शंस में निवेश कर रखी है जिसे बेचा नहीं जाता। वेल्थ तो बढ़ती चली जाती है, जब बेचा नहीं जाता तो उस पर टैक्स नहीं लगता। अगर आप जमीन नहीं बेच रहे हैं, आपने स्टॉक्स नहीं बेच रहे हैं, स्टॉक्स की वेल्थ बढ़ती चली जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, जब तक आप उसे रियलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक उसे आप मोनेटाइज नहीं करेंगे, तब तक उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये बात वित्त मंत्रालय के दस्तावेजों में है, ये बात इनकम टैक्स पर होने वाले रिपोर्ट्स में है, ये बात इकोनॉमिक सर्वे भी घुमा फिरा कर कहते हैं कि भारत के समृद्ध लोगों ने अपनी आय और कमाई को वेल्थ और इनहेरिटेंस में छिपा रखा है, संपत्तियों में और विरासत में छिपा रखा है। और कानूनी तौर पर उन्हें इस बात का मौका की सुविधा मिलती है कि वो संपत्ति को बढ़ाते जाएं और उसे ना बेचें, उनकी वेल्थ तो ग्रो करती जाएगी। उस वेल्थ को देखकर बैंक उनको फिनांस करते जाएंगे, उस वेल्थ के आधार पर उनकी कंपनी के स्टॉक के वैल्यूएशन, उनके पर्सनल वैल्यूज बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब तक वो रियलाइज नहीं करेंगे या उसे सेल नहीं करेंगे, तब तक उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जबकि सरकार क्या कोशिश करती है कि जहां से बढ़ती हुई कमाई दिख रही है वहां से टैक्स लेने के बजाय वो लोगों की खपत पर, दही पर, पनीर पर, पापड़ पर, मक्खन पर, इन चीज़ों पर टैक्सेशन लगाती चली जाती है।
है। और ये वो समस्या है जिसके कारण हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि भारत का अधिकांश टैक्स सबसे कम आय वाले लोग चुकाते हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति हो गई जैसे कि भारत के टैक्स सिस्टम की कुछ स्थिति ऐसी हो गई, हम बजट के संदर्भ में इसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि कोई आदमी किसी बाल्टी में बैठा और खुद ही उसको उठाने की कोशिश कर रहा हो, हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं देश के लोग कि वो अपने ही टैक्स के बोझ के भीतर दबे हुए हैं और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जबकि हम अर्थव्यवस्था में गिरावट ढलान के तौर पर हैं, लोगों की कमाई लगातार गिर रही है, बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो सरकारों से टैक्स का हिसाब मांगना भी देशभक्ति है। ये आपके देशभक्ति के तकाजे का हिस्सा है कि आप सरकारों से टैक्स का स्पष्ट रूप से हिसाब मांगिए, क्योंकि अगर ये टैक्स वाली महंगाई लगातार बढ़ती गई तो फिर हमारी कमाई और बचतें हमारे काम नहीं आएंगी, क्योंकि अधिकांश कमाई और अधिकांश बचत हमारी टैक्स देने में चली जाएगी। ध्यान रखें कि भारत में निम्न और मध्यम वर्ग आय के लोगों से उन सारी चीज़ों के लिए टैक्स वसूला जा रहा है जिनके लिए वो निजी क्षेत्र पर निर्भर है। और यानी उनके कंजम्पशन पर एक किस्म से ये दोहरा टैक्सेशन है। खपत पर वो कंजम्पशन के आधार पर टैक्स देते हैं और अपनी इनकम के और खपत के हिस्से के तौर पर सरकार को इस बात के लिए भी पैसा देते हैं कि वो उन्हें ये सुविधाएं जिससे सरकार को उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। तो अब आज के बाद कम से कम जब आप बजट सुने और उसके बाद अगर कोई कहे आपसे कि भारत में लोग टैक्स कम देते हैं तो उसे तथ्य जरूर बताइए, जरूर बताइएगा। आप इकोनॉमिकम का लिंक भेजिएगा। जब आपसे कोई कहे कि मुट्ठी भर लोग भारत चला रहे हैं तो आप ये बताइएगा नहीं, 140 करोड़ भारतीय नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक जो पेंशन का हकदार है वो भी कुछ भी खरीदता है। जैसे अंशुमान जी ने कहा दही, मक्खन, पनीर, पापड़ कुछ भी खरीद रहा है, छोटी से छोटी चीज़, तो उस पर वो जीएसटी चुका रहा है। और टैक्स केवल डायरेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, और जो इन दोनों के बाहर होते हैं वो राज्य सरकारें लगाती हैं। 35 लाख करोड़ बड़ी राशि होती है। आप सोचिए इतने राज्य नहीं है जितने लाख करोड़ का टैक्स है। हर राज्य का औसत 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। तो ये सारे टैक्स हम और आप अपनी नाक से ही भरते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम सरकारों से पूछें कि इन टैक्स के बदले आप हमें क्या दे रहे हैं। तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है फिलहाल। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी सवाल जवाबों की। पहला सवाल सर भूपल मनराल जी का है। वो ये पूछ रहे हैं कि गेहूं का भाव जो है बाजार में एमएसपी से काफ़ी ऊपर है, 3200 रुपये तक का भाव आ गया है। तो क्या इस बार फिर सरकार सरकारी खरीद नहीं कर पाएगी और स्टॉक खाली रह जाएगा? बड़ी दुविधा है सरकार के सामने, क्योंकि एमएसपी से लगभग 45% 40% ज़्यादा कीमत पर मंडियों में अनाज उपलब्ध में बिक रहा है। और सरकार ने पिछले साल एक्सपोर्ट पर बैन भी लगाया था, उसके बाद भी पूरे साल गेहूं की कीमतें नीचे नहीं आई हैं। अब यहाँ से जब गेहूं की खरीद 1 महीने 2 महीना समय बचा है, मार्च के अंत से अप्रैल की शुरुआत से गेहूँ की सरकारी खरीद शुरू होती, तब ये देखना होगा कि सरकार क्या एक्स्ट्रा बोनस पे करेगी, किसानों को और ज़्यादा पैसा देगी खरीदने के लिए, क्योंकि गेहूं को लेकर बाजार में तेजी की एक अंडरटोन, अंडर करंट बन चुका है, अंतर्धारणा बन चुकी है। और पिछले साल सरकार का गेहूं खरीद का भंडार या गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य से कम रहा था। तो इसलिए इस साल ये चुनौती बिल्कुल बड़ी और जायज़ है। और जितना सरकार का भंडार शुभम कम रहेगा, कीमतों पर में बढ़ोतरी का खतरा उतना ही ज़्यादा बना रहेगा, उतना ही स्थायी बना रहेगा। अगला सवाल सर राजीव रंजन का है। वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो नया फैसला आया है 81 बॉन्ड का, यस बैंक के संदर्भ में ये सवाल है कि ये जो 81 बॉन्ड पर नया फैसला आया है, इससे उनका जो खाता है उसमें जो डिपॉजिट है इस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, सामान्य जमाकर्ताओं पर इस बैंक के 81 बॉन्ड से जुड़े हुए मामले का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 81 बॉन्ड अभी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में पहुंचा है, थोड़ा जटिल परिस्थिति में है। सुप्रीम कोर्ट से इस बात का फैसला होगा। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने इस बैंक के 81 बॉन्ड खरीदे थे या उन्हें निवेश कर रखा था। उन्हें हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट दखल देता और हाईकोर्ट का फैसला रिइंस्टेट होता है तो उन्हें इस बैंक को अपनी इक्विटी शेयर के तौर पर हिस्सेदारी देनी पड़ सकती है, क्योंकि 81 बॉन्ड परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं और इन्हें सीनियर इक्विटी जैसा माना जाता है। पर अगर आप सामान्य जमाकर्ता हैं, सामान्य निवेशक हैं, तो आपके लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि इस बैंक इस 81 बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो फैसला इस बैंक की बैलेंस शीट की रोशनी में ही देखा जाएगा। तो इस बैंक की बैलेंस शीट पर अभी चुनौतियां हैं। इस बार उसके तिमाही नतीजे भी बहुत अच्छे नहीं आए हैं। बिल्कुल 80% तक मुनाफा गिर गया है। सर आगे बढ़ते हैं, इनकम की बात में क्या खास है? हाँ, मनी 9 में हम लगातार आपके लिए नए नए शोज़ और नए नए तरीके की सामग्री लेकर आते हैं जो आपको एक समझदार निवेशक, समझदार वित्तीय फैसले लेने में मदद कर सके। और इसी तरीके का एक शो है
मनी9 के ऐप पर। यदि आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप तत्काल डाउनलोड कर लीजिए। इस शो का नाम है मुकाबला। आपको अब इस तरीके का, अपने तरीके का, पहला शो है जो कहीं नहीं मिलेगा, जहां हम दो एक जैसे दिखने वाले वित्तीय उत्पादों के बीच में, वित्तीय विकल्पों के बीच में मुकाबला कराते हैं, उनकी एनालिसिस कराते हैं। जैसे कि दो एक तरीके की बीमा पॉलिसीज़, दो एक तरीके के, एक ही कैटेगरी के, एक ही रेंज के स्टॉक्स, दो बैंकों की अलग अलग एफडी स्कीमें, और इस मुकाबले के जरिए हम आपको ये बताते हैं कि इसमें से दोनों का चुनाव कैसे बेहतर किया जा सके, ताकि आप ये जान सकें कि किस में आपको बेहतर विकल्प मौजूद है। इसमें हम बीमा पॉलिसीज़ भी शामिल करते हैं, इसमें एफडी भी शामिल करते हैं, इसमें स्टॉक्स भी शामिल करते हैं, और हम जल्दी इसमें म्यूचुअल फंड की स्कीमें भी शामिल करेंगे। ये शो मुकाबला के नाम से मनी9 के ऐप पर उपलब्ध है, और हम लगातार नियमित रूप से हर सप्ताह इस तरीके के शो लेकर आते हैं जिनमें आपको और बेहतर ढंग से वित्तीय फैसले लेने की समझ और ताकत मिल सके। तो मुकाबले में जो जीते वही आपका विकल्प होना चाहिए, और इसमें आपको हर पैरामीटर पर बताया जाता है कि अगर आप स्टॉक चुन रहे हैं तो आईटीसी बेटर है या एचयूएल बेटर है, एक्सिस बैंक बेटर है या आईसीआईसीआई बैंक बेटर है, एनबीएफसी की एफडी कराएं या आप बैंकों में एफडी कराएं। तो ये विकल्प जो आपके सामने बाजार में आपको दिखते हैं, इश्तिहार दिखते हैं, तो इश्तिहारों के बाद अगर आप कंफ्यूज हैं तो चौंकिए मत, डरिए मत, असमंजस में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, मनी9 पर आइए, मुकाबला देखिए। इस लड़ाई में जो जीता वही आपका विकल्प हो सकता है। एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि आपको क्या चुनना चाहिए। सर, किस्सों के सिक्के की झलक और हो जाए। हाँ, किस्सों का सिक्का इसलिए भी आज इस बार का काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि हमने टैक्सेशन की बात की। हम आपको दुनिया के पहले सबसे पहले जेन्युइन आम बजट का किस्सा इस बार सुनाएंगे, जिसे वास्तविक रूप से दुनिया के इतिहास में पीपुल्स बजट की, आम बजट की शुरुआत माना जाता था। हम यहाँ कोई स्पॉइलर आपको नहीं देना चाहते, लेकिन वो एक ऐसा बजट था जिस बजट को पारित कराने के लिए उस देश में 2 बार चुनाव हुए, 2 बार सरकार गिरी, और इसके बाद उस देश के संसद का पूरा ढांचा बदल दिया गया। पर ये पीपुल्स बजट पारित होकर रहा, और इस पीपुल्स बजट ने दुनिया में आम बजटों को, बजट कैसे किए जाएं, टैक्सेशन कैसे लगाए जाएं, टैक्सेशन से संपत्ति का सही वितरण कैसे सुनिश्चित किया जाए, पब्लिक एक्सपेंडिचर और सरकारों की जिम्मेदारियां क्या हैं टैक्स लगाने के बदले, इन सब के बिल्कुल नए सर्वमान्य सिद्धांत स्थापित किए थे। ब्रिटेन के इतिहास का बेहद दिलचस्प, बेहद रोमांचक किस्सा इस बार किस्सों के सिक्के में, दुनिया का पहला आम बजट जो किस तरह बना, किस तरह आया और क्या क्या हुआ। सर, चलते चलते कोई खास वेब सीरीज? हाँ, ये सप्ताह वैसे भी जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिल्मों की दृष्टि से काफ़ी सुर्खियों भरा सप्ताह रहा है। हमने अब अपने नियमित कार्यक्रम में चर्चा में आपको बताया था कि ऑल क्वाइट एंड वेस्टर्न फ्रंट मूवी हमने सजेस्ट की थी नेटफ्लिक्स में। इस बार ऑस्कर की बेस्ट फिल्म के नॉमिनेशन में ये मूवी शामिल है, टॉप तीन फिल्म्स में शामिल है। तो अगर आपने ये नहीं देखी तो फिर से देखिए, हो सकता है ऑस्कर अवार्ड्स में इसे अवार्ड मिले। इसके अलावा स्पीलबर्ग की एक फिल्म चर्चा में है, द फैबलमैन, जो स्पीलबर्ग की अपनी बायोग्राफी है। पर अगर आप नई किसी सीरीज़ की तरफ जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो एक फिल्म है नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है नार्विक। नार्विक 1940 के वर्ल्ड वार के घटनाक्रम पर बनाई गई है, जहां नॉर्वे के एक पोर्ट पर पहली बार हिटलर को हार का सामना करना पड़ा था, और वो पोर्ट था जर्मनी और ब्रिटेन को आयरन ओर भेजने वाला पोर्ट। क्या किस्सा था, दिलचस्प वर्ल्ड वार के इतिहास का एक दिलचस्प किस्सा, दिलचस्प हिस्ट्री है, जिसे बहुत खूबसूरत ढंग से फिल्माया गया। फिल्म का नाम है नार्विक। नेटफ्लिक्स पर अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा इकोनॉमिकम, और अब अगला इकोनॉमिकम जो बजट के पार का इकोनॉमिकम होगा वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। स्पॉइलर मैं भी आपको नहीं देता हूँ, हालांकि मुझे उसके हिंट मिल गए हैं, सूत्र मिल गए हैं कि क्या लिख रहे हैं अंशुमान जी इस बार। आप यकीन मानिए कि इकोनॉमिकम, ऐसा इकोनॉमिकम आपने नहीं देखा होगा, बड़ा सनसनीखेज टाइप का इकोनॉमिकम है। तो अगले सप्ताह रविवार को जरूर जुड़िएगा इकोनॉमिकम में। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।